वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। टेस्ट नंबर 144 लगाते हैं यूपी पीसीएस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस करेंगे हिस्ट्री के प्रश्नों पर। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 144 तक पहुँच सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। आज डेट हो गई है 16 जुलाई 2020 जब यह टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंधु घाटी संस्कृति जो है वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता या संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित जीवन शैली थी। करेक्ट है। इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। ये बात किसकी हो रही है? सिंधु घाटी सभ्यता की। ये सारी विशेषताएं किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता। उपरोक्त डी है इसका आंसर। तो सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न क्योंकि इसके पास विकसित नगरीय सुविधाएं थीं जीवन की, और इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी तथा इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। सिंधु घाटी की सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी तथा वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। इनमें से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? बैल का, हाथी का, घोड़े का, भेड़ का? तो बैल का मिलता है, हाथी भी छपा है उसके ऊपर, भेड़ भी छपा है, घोड़ा नहीं है। तो हड़प्पा संस्कृति की मोहरों से जो है हाथी का, बाघ का, कुबड़ वाला बैल, एक श्रृंगी पशु, गेंडा, भैंसे, भेड़ की आकृति मोहरों पर मिली है। यहाँ की मोहरों पर घोड़े की आकृति नहीं मिली है। मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक संख्या में मोहरें प्राप्त हुई हैं और मोहरों पर एक श्रृंगी पशु की आकृति सर्वाधिक मिली है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी और भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। तो कुशीनगर जो है वो मल्ल गणराज्य की राजधानी थी और भगवान बुद्ध का निधन जो है 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में हुआ था। उनका निधन क्या कहलाता है? महापरिनिर्वाण। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं था? जैन तीर्थकर कौन नहीं है इसमें? चंद्रप्रभा, नाथ मुनि, नेमी और संभव। तो देखिए, जैन तीर्थकर यहाँ पर संभव भी हैं, नेमी भी है, चंद्रप्रभा भी है, लेकिन नाथ मुनि नहीं है। तो जैन मत के अनुसार जैन धर्म के महान उपदेशक वर्धमान महावीर से पूर्व 23 और उपदेशक हुए जो तीर्थकर कहलाते थे, जिनमें प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव और 23वें थे पार्श्वनाथ और 24वें थे भगवान महावीर। चंद्रप्रभा, नेमी, संभव आदि जैन तीर्थकर हैं परंतु नाथ मुनि जैन तीर्थकर नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले कौन है? ऋषभदेव आपको याद रखना। 23वें कौन है? पार्श्वनाथ। और 24 में है भगवान महावीर। बहुत सारे स्टूडेंट भगवान महावीर को प्रथम समझते हैं, प्रथम नहीं है ये, 24वें नंबर के हैं। प्रथम तो कौन? ऋषभदेव। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। कुछ स्टेटमेंट है, यहाँ पर दो बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान की प्रथा का प्रारंभ सातवाहन वंश के शासकों ने किया था और भूमि अनुदान के विरुद्ध किसानों ने विद्रोह किया था। देखिए, ऐसा कि कोई भी विद्रोह जो है भूमि अनुदान से संबंधित जो किसानों ने विद्रोह किया, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला करेक्ट है। सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान की प्रथा का आरंभ किसने किया था? सातवाहन वंश के शासकों ने किया था। और भूमि अनुदान के विरुद्ध किसान विद्रोह का विवरण इतिहास में मिलता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। इस काल को भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। जिनकी एक्सप्लेनेशन नहीं है उनको पढ़ लिया कीजिए 2 बार। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। 2 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, भारत में सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पहले बताई होगी कई बार। सुल्तान ने सांकेतिक तांबे तथा इससे मिश्रित कांसे के सिक्के जारी किए थे। देखिए, सबसे पहले भारत में सांकेतिक मुद्रा MBT लेकर आया था। MBT, मोहम्मद बिन तुगलक।
अलाउद्दीन खिलजी नहीं, गलत है पहला स्टेटमेंट, दूसरा वाला करेक्ट है। तो भारत में सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। सुल्तान ने 1330 ईस्वी में सांकेतिक मुद्रा तथा इससे मिश्रित कांस्य के सिक्के जारी किए, परंतु लोग इस नए प्रयोग को समझ ना सके और लोगों ने जाली सिक्के बनवाने शुरू कर दिए। व्यापारियों ने इन सिक्कों को लेने से मना कर दिया। निराश होकर सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा बंद कर दी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। होली के त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला प्रथम दिल्ली का सुल्तान कौन था, बताइए। होली त्यौहार में भाग लेने वाला जो एक सार्वजनिक उत्सव था उसमें भाग लेने वाला, उसमें पार्टिसिपेट करने वाला दिल्ली के सुल्तान का नाम बता दो। फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। तो इसका आंसर वही है जिसने चलवाई है सांकेतिक मुद्रा, MBT। तो होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे जोना खां के नाम से भी जाना जाता था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। किसानों की मदद करने के लिए किस सुल्तान ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था की थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस कृषकों की मदद करने के लिए पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था किसने? गयासुद्दीन तुगलक नहीं है, शेरशाह सूरी। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो शेरशाह सूरी ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था की और प्रत्येक किसान को सरकार की ओर से एक पट्टा दिया जाता था जिसमें उसके ज़मीन का क्षेत्रफल एवं दूसरी बातों के अलावा लगान का विवरण रहता था। इसके बदले में किसान राज्य को लिखकर एक कबूलियत देता था जिसके द्वारा वह लगान चुकाने की प्रतिज्ञा करता था। क्वेश्चन नंबर 10 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। किसको? नादिर शाह को। नादिर शाह ने जब भारत पर आक्रमण किया था ना, उस समय मुगल शासक या मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला था। और कहाँ था ये? दिल्ली पर था। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। रंगीला बादशाह कहते हैं इसको, सी है इसका आंसर। तो ईरान का नेपोलियन के नाम से विख्यात नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया। उस समय मुग़ल शासक मोहम्मद शाह रंगीला था और 1739 में करनाल में मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच युद्ध हुआ। नादिर शाह दिल्ली से अपने साथ मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा ले गया। कैसे ले गया? इसको हरा कर ले गया रंगीला को, और साथ ही ले गया क्या? अच्छी नस्ल के घोड़े। मयूर सिंहासन को तख्ते ताउस भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। दीवान-ए-आमीर कोही नामक पृथक कृषि विभाग की स्थापना दिल्ली के किस सुल्तान ने की थी? इस प्रश्न को कई तरह से पूछा जा सकता है। पहला तरीका है दीवान-ए-आमीर कोही जो विभाग था वो किसने चलाया? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया। था क्या ये? एक कृषि विभाग था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि में विस्तार तथा विकास के लिए दीवान-ए-आमीर कोही नामक विभाग की स्थापना की। इस विभाग का कार्य माल गुजारी व्यवस्था को ठीक प्रकार से चलाना था। जिस भूमि पर खेती ना हो रही हो उसे कृषि योग्य बनाना था। क्वेश्चन नंबर 12 है। निम्नलिखित को उनके शासन के क्रम में व्यवस्थित करना, यानी कालानुक्रम। बाजीराव, बालाजी बालाजी विश्वनाथ और माधवराव। सबसे पुराना कौन है इसमें और सबसे नया कौन है इसमें? देखिए, सबसे पुराना यानी सबसे पहले आएंगे बालाजी विश्वनाथ भट्ट। बालाजी विश्वनाथ भट्ट किसके पिताजी हैं? ये हैं बाजीराव के पिताजी। तो सबसे पहले 3 आएगा, 3 के बाद क्या आएगा? बाजीराव आएगा, बाजीराव के बाद आएगा बालाजी बाजीराव और सबसे बाद में आएगा माधवराव। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर सी। तो बालाजी विश्वनाथ भट्ट 1713 से लेकर 1720 तक पेशवा रहे। उसके बाद बाजीराव प्रथम 1720 से लेकर 1740। उसके बाद बालाजी बाजीराव 1740 से 1761। उसके बाद माधव नारायण राव 1761 से लेकर 1772 तक पेशवा रहे। क्वेश्चन नंबर 13 है। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी के अधिकार प्राप्त हो गए? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका उत्तर क्या है? लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन नंबर ए।
तो बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की दूसरी संधि के अनुसार सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया, उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने अपने एक फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी। उस समय गवर्नर था लॉर्ड क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की थी? पालतू क्वेश्चन है ये, परीक्षाओं का बहुत पूछते हैं इसको। इस गुप्त शासक का नाम है स्कंदगुप्त। तो गुप्त शासक स्कंदगुप्त को राज्यारोहण के तुरंत बाद हूणों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया। वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त को दिखाया गया है, ये स्कंदगुप्त याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया विलियम बेंटिक के शासनकाल में, कॉर्नवालिस के शासनकाल में, डलहौजी के शासनकाल में, कर्जन के शासनकाल में? क्या है इसका उत्तर? देखिए, भारत में सिविल सेवा का पिता, लोक सेवा का पिता, पुलिस सेवा का पिता जिसको कहा जाता है, इसका उत्तर वही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर बी। तो भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया था किसने? कॉर्नवालिस ने। कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था। बहुत सारी चीज़ें इसने की थी। तो कितने थे? 15 प्रश्न थे ये। अच्छे से इसका रिवीजन कर लेना 1 से 2 बार। धन्यवाद। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए, लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते रहिए।